प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को YouTube चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षाओं की हम तैयारी कर रहे हैं। पाठ्यक्रम को हम पूर्ण कर रहे हैं। स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक दोनों भर्ती परीक्षाओं में मैं प्राय कक्षाओं में बता रहा हूं कि हिंदी साहित्य का इतिहास आपके चयन का आधार होने वाला है। हिंदी साहित्य का इतिहास की हम बात करते हुए हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तीनों पूर्ण कर लिए हैं। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाती है। आधुनिक काल हम शुरू कर रहे हैं और आधुनिक काल में पहले हम गद्य विधाओं को पढ़ेंगे। एक बिंदु जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। हिंदी गद्य के उद्भव और विकास का इसको आप भाग 1 समझिए। आमतौर पर विद्यार्थी, जिन भी तैयारी करने वालों को मैं संपर्क में आता हूं जिनसे, वो लोग इस बिंदु को अधिक महत्व नहीं देते, उसको छोड़ देते हैं। परीक्षा में प्राय इस बिंदु पर आप लोगों को एक प्रश्न बने मिलेगा। तो हिंदी गद्य का उद्भव और विकास हम पहले पढ़ रहे हैं, बाद में गद्य विधाएं, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, संस्मरण इत्यादि को पढ़ेंगे। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन से बातचीत को मैं शुरू कर रहा हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य के आविर्भाव को सबसे प्रधान साहित्यिक घटना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का माना, और इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल का नाम दिया। एक प्रकार से ये ठीक भी है। एक प्रकार से ठीक क्यों है कि हिंदी साहित्य के 4 कालों में से पहले जो 3 काल हैं जिनको हम पढ़ के आए हैं, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, वहां गद्य ना के बराबर लिखा गया। अगर लिखा गया है तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। थोड़ा सा राजस्थानी गद्य भी हमको प्राप्त होता है, लेकिन गद्य का एक महत्व प्राप्त करना आधुनिक काल में ही हुआ। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको सबसे प्रधान साहित्यिक घटना कहा है। देखिए, ब्रजभाषा गद्य से हम बात शुरू कर रहे हैं क्योंकि हम हिंदी गद्य पढ़ रहे हैं, तो ब्रजभाषा और अन्य भाषाओं के गद्य भी उसमें शामिल है। ब्रजभाषा गद्य की कुछ पुस्तकें श्रृंगार रस मंडन गोस्वामी विठलनाथ की है, 84 वैष्णवन की वार्ता स्वामी गोकुलनाथ की है। आप लोग तो साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा इस बिंदु में इन सब पुस्तकों के विषय में पढ़ चुके हैं। यहां हम केवल दोहरा रहे हैं। 252 वैष्णवन की वार्ता गोस्वामी गोकुलनाथ जी की पुस्तक है। अष्टयाम नाभादास जी की पुस्तक है। अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य, ये दोनों पुस्तकें वैकुंठ मणि शुक्ल की हैं। बैताल 25 सुरति मिश्र की पुस्तक है। एक बात कि इस तरह की जो सूचनाएं हैं उनको याद करने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। मैं पीडीएफ को भेजता आपको इसलिए ही हूं कि आप उसको बार बार पढ़कर याद कर सके। मैंने पढ़ाया, किसी और गुरुजी ने पढ़ाया, आपने किस पुस्तक से पढ़ा, ये ज्यादा मायने नहीं रखता। ज्यादा मायने ये रखता है पीएससी की परीक्षा में आपको सूचना याद है कि नहीं। समझ रहे? वो तो अष्टयाम देकर लेखक का नाम पूछने वाले हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि नाभादास हैं। देखिए, खड़ी बोली गद्य, खड़ी बोली गद्य के क्रमिक विकास को हम लोग देख रहे हैं। अकबर के समय गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा नामक पुस्तक लिखी और यह खड़ी बोली गद्य में है। तो प्रश्न 2 तरह से बनेंगे। पहली बात कि चंद छंद वर्णन की महिमा की भाषा क्या है, तो प्राचीन पुस्तक है, इसलिए ब्रजभाषा गद्य भी एक विकल्प होगा। गलत होगा। ठीक है, खड़ी बोली गद्य। दूसरी, चंद छंद वर्णन की महिमा पुस्तक किसने लिखी है, लेखक का नाम पूछा जा सकता है, तो गंग कवि की पुस्तक है चंद छंद वर्णन की महिमा, और यह खड़ी बोली गद्य में लिखी गई है। रामप्रसाद निरंजनी की भाषा योग वाशिष्ठ महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है भाषा योग वाशिष्ठ। मैंने ये पुस्तक हाल ही में देखी है, मैं पढ़ नहीं सका, किसी परिचित सज्जन के पास ये पुस्तक थी, भाषा योग वाशिष्ठ। समय तक याद रखिएगा। पुस्तक का विक्रमी संवत 1798 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, और विक्रमी संवत में से आप लोग जानते हैं कि 57 वर्ष को हम घटाएंगे तो जो तारीख आएगी वो ईस्वी सन में होगी 1741 ईस्वी। दोनों तारीखें इसलिए लिखी है कि जोड़ घटाव का समय भी आपका परीक्षा में नहीं जाए। रामप्रसाद जी निरंजनी की पुस्तक है भाषा योग वाशिष्ठ, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि जब तक कोई पुस्तक इससे पुरानी न मिले तब तक इसी को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक,
पीएससी इस तरह की पंक्तियों से प्रश्न बनाती है। वो पूछेंगे परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना, तो भाषा योग वाशिष्ठ। और रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। दोनों प्रश्न बनेंगे। प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक तो रामप्रसाद निरंजनी, और परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक भाषा योग वाशिष्ठ। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, वर्ष भी पूछा जा सकता है, 1741 ईस्वी में लिखी गई। आप देखिए, ये पुस्तक है जैन पद्म पुराण, अनुवाद है जैन पद्म पुराण। पंडित दौलत राम जी ने जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किया है। अनुदित कृति है संवत 1818 में, यानी 1761 ईस्वी में। तो जैन पद्म पुराण का अनुवाद किसने किया है? पंडित दौलत राम ने। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते। जैन पद्म पुराण मूलतः आचार्य हरिशेन या हरिशेनाचार्य, आप जो भी कहिए, उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो ये सूचना कि हमारी जो कक्षाएं हैं उनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, हिंदी विद प्रीतम सिंह। इससे आप प्राप्त कर सकते हैं। उसको प्रिंट निकालिए, लिखिए, जैसी आपको सहूलियत हो, पर बार बार पढ़कर उसको याद करिए। जब तक आप उसको याद नहीं कर सकेंगे तो पीडीएफ महत्वहीन है, उसका कोई अर्थ नहीं। फोर्ट विलियम कॉलेज, पहली बात कि फोर्ट विलियम कॉलेज है कहां? कलकत्ता में। अंग्रेजों की पुरानी राजधानी कलकत्ता। अंग्रेजों ने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया और फोर्ट विलियम एक किला स्थापित किया। सुरक्षा की दृष्टि से किला स्थापित किया। उस किले में उन्होंने कॉलेज बनाया जिसको वो फोर्ट विलियम कॉलेज कहते थे। यूजीसी नेट की परीक्षा में एक वर्ष, जिसमें मैं परीक्षार्थी भी था, यह प्रश्न पूछा गया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापना हुई। और फोर्ट विलियम कॉलेज का महत्व क्या है? महत्व है कि जो अंग्रेज अधिकारी बाहर से आते थे वो तो अंग्रेजी जानते थे, हिंदी जानते नहीं थे। उन अंग्रेज अधिकारियों को भारतीय भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाता था, भारत के रीति रिवाज के बारे में ब्रीफिंग की जाती थी। ये काम फोर्ट विलियम कॉलेज में होता था। सर जॉन गिलक्राइस्ट, जो विभागाध्यक्ष थे भाषा विभाग के, उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया। जॉन गिलक्राइस्ट ने एक महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने पहचान लिया कि हिंदी और उर्दू दो अलग अलग बातें। हिंदी और उर्दू की पुस्तकों को अलग अलग तैयार करने का प्रबंध किया सर जॉन गिलक्राइस्ट ने। हिंदी की पुस्तकों को अलग प्रकाशित करवाना शुरू किया, उर्दू की पुस्तकों को अलग प्रकाशित कराना शुरू किया। अब एक महत्वपूर्ण बात, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभावों के नाम लिखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य को एक साथ जो आगे लेकर गए, ऐसे 4 महानुभावों के नाम पूछे। ये शब्द आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही हैं। शुक्ल जी के ये शब्द हैं, तो ऐसा पूछा जा सकता है 4 महानुभावों में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है। इस तरह के प्रश्न बनाए जाते। 4 की संख्या तो पीएससी को बहुत पसंद है, 4 और 3 की संख्या याद रखिएगा। इसको देखिए, तो 4 लोग मुंशी सदा सुखलाल नियाज, इंशाअल्लाह खां, लल्लू जी लाल और सदल मिश्र। लल्लू जी लाल से एक दिलचस्प बात मुझे याद आई, असल में इनका नाम है लल्लू जी लाल। आचार्य रामचंद्र लाल उपनाम रखा था उन्होंने कविता के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो उन्होंने नाम लिख दिया लल्लू लाल जी, फिर ये नाम प्रचलन में आ गया। अब लल्लू जी लाल कोई लिखे मानता ही नहीं कोई, लल्लू लाल जी यही नाम हो गया उनका। तो मुंशी सदा सुखलाल नियाज, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल जी और सदल मिश्र, ये 4 लोग हिंदी गद्य के प्रवर्तन करने वाले महानुभाव। एक प्रश्न और आप लोगों के लिए कि 4 लोग हैं, उनमें से 2 लोगों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से है, लल्लू लाल जी और सदल मिश्र जी। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है और कौन फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है। ये चारों गद्य लेखक विक्रमी संवत 1860 के आसपास, यानी 1803 ईस्वी में आप कहेंगे तो 1803 ईस्वी के आसपास वर्तमान थे। हम क्रम से इनका परिचय जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मुंशी सदा सुखलाल नियाज दिल्ली के निवासी थे। वृद्धावस्था का समय उन्होंने तीर्थराज प्रयाग में बिताया और उनकी जो पुस्तक है उसका नाम है सुख सागर।
श्रीमद् भागवत पुराण का एक हिस्से का अनुवाद है सुख सागर। भागवत पुराण पर आधारित है ये पुस्तक सुख सागर। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इतनी प्रसिद्ध पुस्तक है कि अगर आपको नाम पूछा जाए सदा सुखलाल नियाज तो साथ ही याद आ जानी चाहिए पुस्तक सुख सागर। खड़ी बोली गद्य की आरंभिक पुस्तकों में से महत्वपूर्ण पुस्तक है। और मुंशी सदा सुखलाल नियाज जी का ये कथन भी परीक्षा में पूछा जाने जैसा है। उन्होंने लिखा है कि रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। भाखा का अर्थ है भाषा। रस्मो रिवाज भाखा का अर्थ है भाषा। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अंग्रेजों ने अंग्रेजी को इतना बढ़ाया है, उर्दू को इतना बढ़ाया है, हिंदी को स्थापित होने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है। मित्रों, अगर आप मूल पुस्तकों से गुजरेंगे तो जानेंगे कितने महान लोग थे वो जिन्होंने हिंदी को अपना स्थान दिलाने का प्रयास किया। जो इस देश की भाषा है वही इस देश में पराई हो गई अंग्रेजों के राज में। रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया कि भाषा को आपने इस दुनिया से उठाना ही शुरू कर दिया। आप उर्दू में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, कचहरियां अपना काम उर्दू में करती हैं, अंग्रेजी में करती हैं, और हिंदी को कोई जगह नहीं। इस पीड़ा को उन्होंने प्रकट किया है। तो सदा सुखलाल नियाज जी की ये पंक्ति है, इसको याद रखिएगा। इंशाअल्लाह खां उर्दू के बहुत प्रसिद्ध शायर हैं। इंशाअल्लाह खां उर्दू के बहुत प्रसिद्ध शायर हैं। दिल्ली के उजड़ने पर का तात्पर्य है दिल्ली जब शायरों के बसने जैसी नहीं रही, अपना वैभव जब उन्होंने खो दिया, तब वो लखनऊ चले गए। और इंशाअल्लाह खां की जो रचना है उसका नाम है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी शीर्षक से हिंदी की पहली रचना भी कह सकते हैं आप इसको आधुनिक काल में। इसका दूसरा नाम भी परीक्षा में पूछा जाता है उदयभान चरित। तो इंशाअल्लाह खां कृति का नाम है रानी केतकी की कहानी, दूसरा नाम है उदयभान चरित। परीक्षा में पूछे जाने जैसा प्रश्न है। और इंशाअल्लाह खां जी ने रानी केतकी की कहानी की भूमिका में एक कथन लिखा है क्या कि एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदवी छुट किसी बोली का पुट न मिले। छुट और पुट से आप देख सकते शायर आदमी तुक मिला रहे हैं गद्य के साथ। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले, तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले। मिले और खिले, आप देखिए गद्य भी लिख रहे हैं तो तुक मिला रहे हैं, मूलतः कवि हैं। इंशाअल्लाह खां उनकी रचना है रानी केतकी की कहानी। ये कथन भी आप विशेष रूप से याद रखिएगा। एक मेरी आप लोगों को सुझाव है कि जो पीडीएफ मैं भेजूं या कक्षा जो मैं कर दूं उस पर और कट लगाने की जरूरत नहीं है। मैं सब चीजें हटाकर भेजता हूं, जो पढ़ने योग्य है केवल वही भेजता हूं, समझ रहे? तो बिल्कुल शब्द शब्द को पुख्ता याद करिए। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और शुक्ल जी का तो कथन हर एक कथन देखने जैसा है। उन्होंने लिखा है कि आरंभ काल के चारों लेखकों में से चार लोग जिनके चार प्रारंभिक उन्नायक हैं उनमें इंशा की भाषा सबसे अधिक चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन किस बारे में है? अगर पीएससी ये प्रश्न बनाना चाहेगी तो नाम ही गायब करना है उनको, खाली विकल्प में चारों नाम दे देंगे वो। आरंभ काल के चारों गद्य लेखकों में से खालिस्तान की भाषा सबसे अधिक चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है। किसके विषय में कहा है? तो इंशाअल्लाह खां के विषय में कहा है। आप देखिए, लल्लू लाल जी फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एक प्रश्न बनता है कौन फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है, कौन फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है। तो लल्लू जी लाल फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे, सबसे पहले यही बात लिखी है। और संवत 1860 में जॉन गिलक्राइस्ट जो विभागाध्यक्ष हैं उनके आदेश से उन्होंने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा। लल्लू जी लाल की रचना है प्रेम सागर। प्रेम सागर, उसमें विषय वस्तु क्या है? भागवत दशम स्कंद की कथा वर्णित है। लल्लू जी लाल की पुस्तक प्रेम सागर, भागवत दशम स्कंद की कथा का उसमें वर्णन किया गया है। लल्लू लाल जी की उर्दू पुस्तकें कौन कौन सी है? देखिए, यह है खड़ी बोली गद्य, बाकी उर्दू भाषा में। लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर तो लिखा है खड़ी बोली में, बाकी जो रचनाएं हैं वो उर्दू भाषा में हैं। तो देखिए, उर्दू पुस्तकें हैं सिंहासन बत्तीसी, बेताल पचीसी, महत्वपूर्ण पुस्तक है भाई बेताल पचीसी, बहुत अनुवाद हुए हैं, पर लल्लू लाल जी की ये जो पुस्तक है वो उर्दू भाषा में। इसको याद रखिएगा, पूछा जाने जैसा प्रश्न है, क्योंकि आगे एक महत्वपूर्ण आदमी राजा
शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने उनकी भाषा का अनुकरण किया है। उन्होंने लिखा है कि मैंने बेताल पचीसी की भाषा का अनुकरण किया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। शकुंतला नाटक और माधवनल। लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली गद्य में तो प्रेम सागर लिखा, उर्दू पुस्तक के ये हैं। और ब्रज भाषा में एक बहुत महत्वपूर्ण टीका लिखी उन्होंने, बिहारी सतसई की टीका। बिहारी सतसई रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक टीकाएं उसी पर लिखी गई हैं। वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल व्याख्याता दोनों में बिहारी चल रहे हैं। 20 दोहे वरिष्ठ अध्यापक में, 25 दोहे प्रारंभिक, 25 दोहे स्कूल व्याख्याता में। इन दोनों की कक्षा मैंने कर दी है, दोनों की कक्षा कर दी है। वो 25 दोहों की पीडीएफ भी आपके टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। वो पीडीएफ को आप प्रिंट लीजिए, कक्षा को पढ़कर देखिए। पेचीदगी हो तो मुझसे बात करिए, कुछ आप समझे नहीं हो तो बात करिए। तो लल्लू लाल जी ने लाल चंद्रिका नाम की टीका लिखी है। ये तो दूसरी तरह से भी महत्वपूर्ण है, चूंकि बिहारी चल रहे हैं पाठ्यक्रम में। तो पूछा जाने जैसा प्रश्न है कि लाल चंद्रिका किसने लिखी है, तो लल्लू लाल जी ने लिखी है। बिहारी सतसई की टीका है और ब्रज भाषा में लिखी गई। अगला देखिए, सदल मिश्र। सदल मिश्र जो हैं वो भी फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है, फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध है सदल मिश्र। और उनकी रचना है नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान यम और नचिकेता की कथा है, कठोपनिषद में मिलती है। नचिकेता की कथा ही उन्होंने लिखी है नासिकेतोपाख्यान के नाम से सदल मिश्र जी ने। ठीक है, तो लल्लू लाल जी और सदल मिश्र दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध है, इसको आप लोगों को याद रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन देखिए, गद्य की परंपरा को, एक गद्य की एक साथ परंपरा लेकर चलने वाले उपर्युक्त 4 लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा पूरा आभास मुंशी सदासुख लाल और सदल मिश्र की भाषा में मिलता है। तो सदासुख लाल और सदल मिश्र, इन दोनों को अधिक महत्व दिया है। इंशाअल्लाह खां और लल्लू लाल जी की तुलना में अधिक महत्व दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुंशी सदासुख लाल और सदल मिश्र की भाषा का। और इन दो में से भी मुंशी सदासुख लाल की साधु भाषा अधिक महत्व की है। मुंशी सदासुख लाल की भाषा को और भी अधिक महत्व दिया है। दो में से आपको एक ही छांटना हो आधुनिक लेखक, तो वो सदासुख लाल होंगे। अब देखिए, आचार्य शुक्ल का कथन है कि सदासुख लाल नियाज, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां और लल्लू लाल जी, इन चारों लेखकों ने संवत 1860 के आसपास, यानी 1803 ईस्वी के आसपास रचना की। उनकी प्राय रचनाएं इसी समय है, इस समय के आसपास उन्होंने रचनाएं की। अतः यहीं से हिंदी गद्य का सूत्रपात माना जाना चाहिए। तो ये प्रश्न पूछा जाना बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी गद्य का सूत्रपात कब हुआ, तो संवत 1860 में। कारण क्या है कि चारों बड़े गद्य लेखक, आरंभिक 4 बड़े गद्य लेखक इसी समय रचना कर रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा की विशेषताएं भी बताई हैं कि मुंशी सदासुख लाल जी की जो भाषा है उसमें पंडिताऊपन है, पांडित्य की झलक देता है। लल्लू लाल जी ब्रजभाषी आदमी हैं, उनकी भाषा में ब्रजभाषापन है। उन्होंने तो ब्रजभाषा में टीका ही लिखी है लाल चंद्रिका, आपको याद रखना बहुत आसान है कि उनकी भाषा में ब्रजभाषापन है। और सदल मिश्र जी की भाषा में पूर्वीपन है। इन तीनों सूचनाओं को आवश्यक रूप से याद रखिए। लल्लू लाल जी की भाषा में पंडिताऊपन, लल्लू लाल जी की भाषा में ब्रजभाषापन, सदासुख लाल जी की भाषा में पंडिताऊपन और सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। खड़ी बोली गद्य के विकास में ईसाई धर्म प्रचारकों का भी योगदान। कैसे? ईसाई धर्म प्रचारकों ने धर्म प्रचार के लिए हिंदी गद्य का उपयोग किया। इन चारों लेखकों ने जब हिंदी गद्य को लोकप्रिय बना दिया तो ईसाई प्रचारकों ने उसका धर्म प्रचार के लिए उपयोग किया। बाइबिल का हिंदी अनुवाद विलियम कैरे द्वारा किया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना है भाई। बाइबिल का हिंदी अनुवाद विलियम कैरे द्वारा किया गया। गांव घरों में वो पुस्तक बांटकर, आप लोग तो 1857 पढ़ते हैं, देखिए आप लोग तो जानते हैं घटनाएं सब 1803 के आसपास हो रही हैं। तो 1857 की क्रांति में लोगों के मन में ये था कि अंग्रेज हमारे धर्म पर कब्जा करना चाहते हैं। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम भी बनाया गया 1856 में संभवतः। तो धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम भी बनाया गया, ईसाई धर्म का वो प्रचार भी कर रहे थे। तो बाइबिल का एक हिंदी अनुवाद विलियम कैरे द्वारा किया गया।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि संवत 1860 के आसपास हिंदी गद्य की जो प्रतिष्ठा हुई उसका उस समय यदि किसी ने लाभ उठाया तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने हिंदी गद्य की प्रतिष्ठा का लाभ उठाने का उन्होंने प्रयास किया, जिन्हें अपने मत को साधारण जनता के बीच में फैलाना था। साधारण जनता के बीच में अपने मत का प्रचार करने के लिए उन्होंने खड़ी बोली गद्य को एक साधन की तरह इस्तेमाल किया और आर्य समाज ने भी वही किया। आर्य समाज और खड़ी बोली हिंदी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, आप तो जानते हैं पुनर्जागरण की सारी प्रक्रिया को, भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, पुनर्जागरण का साहित्य से सीधा संबंध है। पुनर्जागरण हर क्षेत्र में हुआ। पुनर्जागरण जब हर क्षेत्र में हुआ तो साहित्य में भी स्वाभाविक रूप से उसकी रोशनी आई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। सत्यार्थ प्रकाश खड़ी बोली गद्य के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सत्यार्थ प्रकाश जो उनकी रचना है खड़ी बोली गद्य में है और उससे गद्य के विकास पर प्रकाश पड़ता है। देखिए हिंदी और उर्दू का प्रश्न। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रयास से अदालतें देवनागरी लिपि में कार्य करने लगी। पहले वो तो काम भी लिपि भी फारसी ही रखते थे। मुगल काल में तो राजकीय भाषा फारसी ही थी, लेकिन आचार्य पंडित मदन मोहन मालवीय के सद प्रयासों से देवनागरी लिपि में वो अदालतें कार्य करने लगी, पर उनकी भाषा उर्दू ही रही। लिपि तो देवनागरी हो गई, भाषा उर्दू ही रही। आप अभी भी स्थानीय अदालतों में जाएंगे तो वो अपना काम उस भाषा में कर रहे हैं जो उर्दू की ओर थोड़ी झुकी हुई है। उनके यहाँ ये रिवाज ही स्थापित हो गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि अदालती भाषा उर्दू होते हुए भी अदालत में वो उर्दू में काम कर रहे हैं, लिपि देवनागरी है। ये प्रश्न भी बनता है, अच्छा देखिए देवनागरी लिपि हमारे पाठ्यक्रम में चल रही है, स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक दोनों के, अभी हमने पढ़ा नहीं है। लेकिन दूसरा टॉपिक हिंदी भाषा उद्भव और विकास, उद्भव और विकास, हिंदी की बोलियां इत्यादि, उस पर हम लोगों ने कक्षा कर ली है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध भी है और ये देवनागरी लिपि जो है इस पर भी हम लोग कक्षा करेंगे। स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक दोनों के पाठ्यक्रम का हिस्सा है ये। तो देवनागरी लिपि से संबंधित एक प्रश्न ये भी है कि अदालत में देवनागरी लिपि का प्रयोग किसके सदप्रयासों से होने लगा? पंडित मदन मोहन मालवीय के सदप्रयासों से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि अदालती भाषा उर्दू होते हुए भी शिक्षा विधान में जब आप पढ़ाई लिखाई का माध्यम बनाने लगे, देश की असली भाषा हिंदी को ही स्थान देना पड़ा। अदालतें उर्दू में काम कर रही थी, लेकिन जब पढ़ाई लिखाई की बात आई तो माध्यम आपको हिंदी ही रखना पड़ा। हिंदी को ही अधिक वरीयता दी गई अंग्रेजी शासन में भी। अब हम दो महत्वपूर्ण लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, चार महत्वपूर्ण लेखकों के बारे में हमने जाना। अब दो लोग, राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह, दो अलग अलग धाराओं का नेतृत्व करते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह की जो हिंदी है वो उर्दू की ओर झुकी हुई, राजा शिव प्रसाद सिंह जी की जो हिंदी है वो उर्दू की ओर झुकी हुई, और लक्ष्मण सिंह जी की जो हिंदी है वो संस्कृत की ओर झुकी हुई। ये दो महान व्यक्ति दो अलग अलग धाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों के बारे में विस्तार से हम जानने का प्रयास करते हैं। देखना शुरू करिए। राजा शिव प्रसाद सिंह, उनका जीवन काल आप लोगों को दिया 1823 से 1895। दोनों लोगों के जीवन काल दिए बस ये दिखाने के लिए कि वो समकालीन है। राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, उनकी उपाधि है सितारे हिंद। अंग्रेजों के जमाने में एक उपाधि मिलती थी स्टार ऑफ इंडिया, स्टार ऑफ इंडिया उनको उपाधि मिली, इसलिए सितारे हिंद और स्टार ऑफ इंडिया का अनुवाद है। सितारे हिंद का भाषा का झुकाव उर्दू की ओर था। उर्दू की ओर उनकी झुकी हुई भाषा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देखिए टिप्पणी की है, बहुत दिलचस्प टिप्पणी है शुक्ल जी की, कि संवत 1917 यानी 1860 के पीछे उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा, जो बराबर बना क्या रहा, कुछ ना कुछ बढ़ता ही गया। 1860 के बाद वो उर्दू की ओर झुकने लगे। पहले उनकी भाषा भी उर्दू की ओर झुकी हुई नहीं है, प्रारंभिक पुस्तकों में नहीं है, पर 1860 में वो उर्दू की ओर झुकने लगे। इसका कारण चाहे जो समझिए, क्या कारण हो सकता है? या तो कहिए कि अधिकांश शिक्षित लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया, अधिकांश शिक्षित लोग उर्दू की ओर झुके हुए तो वो भी उर्दू की ओर झुके, अथवा अंग्रेज अधिकारियों का रुख देखकर, शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे वो,
तो अंग्रेज अधिकारियों का रुझान उर्दू की ओर अधिक है आचार्य शुक्ल के अनुसार। तो एक कारण यह भी हो सकता है, अधिकतर लोग शायद दूसरे कारण को ही ठीक समझेंगे कि अंग्रेज अधिकारियों के रुख को देखकर उन्होंने अपनी भाषा के स्तर को उर्दू की ओर अधिक झुकाया। उर्दू की ओर अधिक झुकी हुई राजा शिव प्रसाद सिंह जी की भाषा है, और राजा शिव प्रसाद सिंह की जो रचनाएं हैं उनको आप लोग याद करिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आदमी है। जिसको मैं मार्क करूं उस रचना को विशेष रूप से देखिएगा। आलसियों का कोड़ा एक तो बहुत महत्वपूर्ण रचना है। वर्णमाला, स्वयंबोध उर्दू, वामा मनरंजन, विद्यांकुर और राजा भोज का सपना, इस रचना को विशेष याद करिएगा। भूगोल हस्तामलक, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, मानव धर्मसार, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है भाई, मानव धर्मसार। सिखों का उदय और अस्त, योग वाशिष्ठ के चुने हुए श्लोक और उपनिषद सार। तो रचनाएं तो सभी पढ़ने आप लोगों को, महत्वपूर्ण तो 3 रचनाएं याद करिए, 4 रचनाएं। आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना तो सबसे महत्वपूर्ण रचना है उनकी। पेपर सेटर को केवल महत्वपूर्ण रचनाएं लिखने की आदत है। आप ये पता लगाइए कि क्या महत्वपूर्ण है, यही इस सब्जेक्ट में चयनित होने का आधार होता है। राजा भोज का सपना बहुत महत्वपूर्ण रचना है राजा शिव प्रसाद सिंह जी की। भूगोल हस्तामलक और मानव धर्मसार, ये रचनाएं महत्वपूर्ण है। राजा शिव प्रसाद सिंह की भाषा देखिए आप, ये केवल उर्दू की ओर वो कितने झुके हुए हैं ये बताने के लिए लिखा है। हम लोग यहां तक बन पड़े, जहां तक बन पड़े चुनने में उन शब्दों को लेना चाहिए जो आम फहम और खास पसंद हो। उनकी खुद की भाषा आम फहम नहीं है, जिनको ज्यादा आदमी समझ सकें। तो उर्दू की ओर साफ झुकी हुई भाषा आप राजा शिव प्रसाद सिंह की देख सकते हैं। और राजा शिव प्रसाद सिंह ने एक पत्र का प्रकाशन भी किया था, बनारस उस पत्र का नाम है। राजा शिव प्रसाद सिंह ने बनारस नाम का एक पत्र निकाला। उनकी भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई भाषा है। और आलसियों का कोड़ा, मानव धर्मसार, राजा भोज का सपना, ये उनकी महत्वपूर्ण रचना है। देखिए, राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 1896 तक वर्तमान है। राजा लक्ष्मण सिंह का भाषा विषयक आदर्श राजा शिव प्रसाद सिंह के सर्वथा विपरीत था। राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया। संस्कृत की ओर झुकी हुई भाषा का पक्ष लेने वाले व्यक्ति थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह ने भी एक अखबार निकाला। दोनों लोगों ने सन 1861 में उन्होंने अखबार निकाला, आगरा से प्रजा हितैषी। आगरा से उन्होंने एक अखबार निकाला जिसका नाम है प्रजा हितैषी। राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत साहित्य का हिंदी अनुवाद भी किया। संस्कृत की रचनाओं का हिंदी अनुवाद किया। उनकी अनुदित रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया उन्होंने शकुंतला के नाम से। यूजीसी नेट ये प्रश्न पहले पूछ चुका है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास का नाटक है, स्कूल व्याख्याता के विद्यार्थी तो गुप्तकाल को पढ़ रहे हैं, बाकी जो गुप्तकाल को पढ़कर आए हैं रीट परीक्षा सामाजिक में, अभी अभी अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है, उसका अनुवाद उन्होंने किया शकुंतला के नाम से। रघुवंश आप लोग जानते हैं कि एक महाकाव्य है, उसका अनुवाद उन्होंने किया। और मेघदूत एक खंड काव्य या गीति काव्य है, कालिदास की 3 रचनाएं, तीनों का उन्होंने अनुवाद किया है। बहुत मशहूर अनुवाद किए हैं उन्होंने, तो इसको विशेष ध्यान रखिए। देखिए, संस्कृत निष्ठ भाषा है, संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद कर रहे हैं राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह का एक कथन भी देखने जैसा है, परीक्षा में आने जैसा है। क्या उनका कथन है, देखिए। हमारे मत में हिंदी और उर्दू 2 बोली न्यारी न्यारी हैं। वो कह रहे हैं हिंदी और उर्दू कोई एक चीज नहीं है, 2 बोली है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहां के मुसलमानों और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदुओं के यहां भी फारसी और उर्दू का बहुत चलन था, बहुत चलन। विभाजन के बाद सांप्रदायिकता ने इस ढंग को बदला, नहीं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिताजी भी फारसी बहुत अच्छी जानते थे, बहुत अच्छी फारसी। उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा है, फारसी के ज्ञाता थे। ऐसा हरिवंश राय बच्चन ने भी अपने संस्मरणों में लिखा है। गंगा यमुना का दोआब, जहां पढ़ाई लिखाई का चलन खूब था, वहां फारसी और उर्दू जानना ही पढ़ाई लिखाई करना था। वो हिंदुओं के यहां भी ऐसा ही था। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं और उर्दू में अरबी फारसी के। न हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के शब्द
भरे हों तो ये उनका भाषा विषयक आदर्श है। उस भाषा को हिंदी नहीं कहते राजा लक्ष्मण सिंह जी, जिस भाषा में अरबी फारसी के शब्द हों उस भाषा को उनके हिसाब से उर्दू ही कहा जाना चाहिए। तो ये दो महान लोग दो अलग अलग धाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदी गद्य के उद्भव और विकास का ये पहला भाग था। कल हम इस पर और बात करेंगे, बाद में गद्य विधाओं की बात करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद।